हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज 2 में स्वागत है। आज हम फिर से 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 बात करेंगे। ईंटें, मनके तथा अस्थि अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता अर्थात ईंटें, मनके तथा अस्थि का 2 पार्ट डाल चुका हूं। चूँकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट हम डिवाइड किए हैं। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और प्लीज़ उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिएगा यदि नहीं देखें सिलेबस। चूँकि 12th हिस्ट्री सिलेबस भी हमने बताया है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक। और हमने पार्ट 1 में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, निर्वाह हड़प्पा सभ्यता करने की क्या तरीके हैं, वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी इस प्रकार थी। उसका मोहनजोदड़ो जो नगर मिला था उसका नाला का निर्माण किस प्रकार हुआ था, वहाँ गृह स्थापत्य किस प्रकार से हुआ था, वहाँ का दुर्ग के बारे में जाना। उसका पार्ट 2 में हमने समझा सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, इसके अंतर्गत 4-5 पॉइंट थे। उसके बाद हमने शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी ली, इसके अंदर भी 4-5 पॉइंट थे। और उसके बाद एक और जो माल प्राप्त करने संबंधी कुछ बातें हमने मतलब कहाँ से मतलब कि जो बनाता था शिल्प सब बनाने के लिए या मनके बनाते थे, तो वो सब माल प्राप्त करने के लिए मतलब कहाँ से लाता था, तो इस सब के बारे में हम पढ़ा था। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 1 ही का ईंटें, मनके तथा अस्थि का ही पार्ट 3, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुहरे, आज हम पढ़ेंगे मुहरे, लिपि तथा बाँट, ठीक। यहाँ पे मुहरे का अर्थ है जो वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का मुहरे किस प्रकार से हुआ करता था, वहाँ का जो लिपि था, जो मतलब जो लिखा हुआ था जिसको भाषा बोल सकते हैं वह, और वहाँ के बाँट के बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं मुहरे तथा मुद्रांकन। मुहरे अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मुहर जानते हैं ना, मोहर, वही चीज़ मुहर, और मुद्रांकन, ठीक। तो यहाँ पे मुद्रांकन मतलब कि उस पर मुद्रांकन करना, वही। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि मुहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों में सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। बिल्कुल सही है, मुहरे का उपयोग लंबी दूरी बनाने के लिए सुविधाजनक होता था। जैसे कि हमें यहाँ से भेजना है दिल्ली, कुछ दिल्ली या मुंबई कुछ सामान भेजना है, ट्रक में या बहुत बड़ा गाड़ी में हमें भेजना है, कोई भी सामान भेजना है हमें, तो मतलब कुछ पे लाद कर भेज दिए डायरेक्ट, तो क्या होगा, वह सामान जाएगा, रास्ते में चाहेगा तो उस सामान को कोई हेरा फेरी भी कर सकता है, मतलब अदला बदली भी कर लेगा, या उस सामान को उसमें से थोड़ा गायब कर देगा, तो ये सब कुछ होगा। पर हम मतलब सामान भेजते हैं और उसको हम सील करके मुहर मार दिए, और वह सामान वहाँ पहुँचा, और वहाँ भी हम चेक किए या चेक करवाए हम वहाँ पे, क्या वही चीज़ वहाँ पर जैसे हम सील किए थे उस पर जैसे मुहर लगाए थे और जिस प्रकार वहाँ खोला गया, क्या उसी तरह पैक था। तो ये सब मतलब सुविधाजनक होता है मुहरे का प्रयोग वहाँ। तो मतलब कि मुहर जो हड़प्पा सभ्यता में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो देख लीजिए कितना दिमाग लगाया है, ये सब बात वहीं से आया है। कल्पना कीजिए कि एक सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया, मतलब कि जो एक थैला है बहुत बड़ा, उसको रस्सी से मुंह को बांध दिया गया, और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक अधिक मुहरे दबाया, जिससे मिट्टी पर मुहरे की छाप पड़ गई है। मतलब वही मुहर लगा देना नहीं हुआ, वही चीज़ जो वहाँ पहले जैसे अलकतरा आप जानते होंगे, या एक तरह से जो काले काले करके होता है, उसका मतलब उस पर मुहरे में भी प्रयोग करता था। यदि इस थैले के अपने गंतव्य, मतलब गंतव्य एक स्थान से दूसरे स्थान कहते हैं, ठीक। तो गंतव्य स्थान पर पहुँचने, जो यहाँ से चलते हैं दूसरे स्थान पर पहुँचा, वही गंतव्य स्थान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने तथा मुद्रांकन अक्षुण्य हो तो अर्थ यह है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मुद्रांकन के प्रेषक की पहचान भी पता चलता है,
ठीक, तो आपने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद हम जानते हैं एक रहस्यमय लिपि। अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा था। अब जो मोहर है तो मोहर पर मतलब कि कुछ न कुछ लिखा था। मान ले मोहर पर किसका, वहाँ पर डेट लिखा रहेगा, या जो दुकानदार है दुकानदार का नाम लिखा रहेगा। ठीक, मोहर ये मोहर है तो मोहर पर क्या लिखा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेट या दुकानदार का नाम या दुकान का नाम, यही सब ना। तो यहाँ पे बात को समझ में आया। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों का एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ जो संभवतः मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। ठीक, यहाँ पे पदवी का अर्थ है कि जो राजकीय आदि सेवाओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो। अर्थात कहने का मतलब कोई काम में उसको सबसे ज़्यादा, जैसे सेना में उसको मतलब सेना का जो मेन अध्यक्ष होता है वह ऊंचा स्थान। इसी तरह मतलब कि राजकीय आदि जो काम होता है, सरकारी काम है, उसमें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो ना, वही पदवी कहलाता है। ठीक, तो मतलब वहाँ जो मोहर पर क्या लिखा रहा मतलब होता था, मालिक का नाम या पदवी का नाम लिखा रहता था। विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया कि इन पर जो चित्र बना था वह आमतौर पर जानवर का मतलब मोहर पर बना था, तो जानवरों का भी चित्र बनाया गया था। अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ पता चल जाता था, विद्वान लोगों का मानना है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख से लगभग 26 चिन्ह है, मतलब कि कुछ अभिलेख से मिले हैं 26 चिन्ह मोहर पर मिला है कि हालांकि लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसा क्या लिखा था उस पर, कौन भाषा का इस्तेमाल किया गया था, क्या लिखा था जो आज तक उसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक, पढ़ने की मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, कहाँ का मतलब पूरा दुनिया का कौन कौन नहीं आया इसको पढ़ने के लिए, पर पढ़ा नहीं पाया, मतलब पढ़ा नहीं जा सका। पर निश्चित रूप से एक या वर्णीय या अर्थात जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, जो उस पर लिखा था 26 भाषा में, उसको सही से पढ़ने पाए, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। उसमें जो सिंबल जैसे कि मोहर पर हाथी का बना दिया, मालिक का नाम, तो अर्थात एक मोहर पर लगभग वहाँ 375 से 400 मतलब कि जो सिंबल है उस पर जो बना हुआ है। ऐसा प्रतीक होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी गई, क्योंकि कुछ मोहरे पर दाएं और चौड़ा अंतराल है और बाएं और संकुचित है, मतलब कि संकुचित हो गया है। इसे अर्थात कहने का मतलब कि जैसे कि आप मतलब कोई टीचर पढ़ाता है तो देख लीजिए, जो उसको पढ़ाने नहीं आएगा या बोर्ड पर लिखता है तो बोर्ड पर यहाँ पर से ठीक ले गई, यहाँ पर लिखते लिखते धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, तो ये एकदम ऊपर चला जाता है। तो मतलब जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, लेकिन मतलब कि जो स्टार्टिंग जो मोहरे का जो प्रयोग होता था वह संकुचित होता था, मतलब ऊपर जाकर संकुचित हो जाता था। तो वही चीज़ है जो संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक, ठीक, उत्कीर्णक ने दाएं से लिखना आराम किया और बाद में बाएं की ओर स्थान पर गया। अब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, जिसमें मतलब उस पर जो लिखावट मिली है, जो मोहरे, तांबे और औजार, मर्तबने आपको कल बता दिए थे। मर्तबने जो घी या मतलब अचार उचार का जो रखा जाता है उसमें बर्तन में, तो उसी को मर्तबने कहते हैं। मर्तबने के अवट, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिकाएँ, ठीक, लघु पट्टिकाएँ मतलब कि जो उसको बोलते कम बजट वाली जो होता है पत्रिका, ठीक, तो उसी को लघु पट्टिकाएँ कहते। आभूषण, अस्थित सरे और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, ठीक, जो मतलब कि उसमें मिला था। तो याद रखी हो सकता है नष्ट पाए वस्तुओं पर भी लिखा गया हो। इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ के लोग भी पढ़ा लिखा था। इससे जो पता चलता है, जो वहाँ की लिपि से पता चलता है कि वहाँ के लोग भी साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। ठीक, तो अब
कुछ समझ में आ रहा है ना हिस्ट्री। यदि आप इसका बुक नहीं पढ़ते हैं तो बुक ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए बुक इसको आप तो सही से देखिए ही और बुक पढ़िए भी। पहले इसको देख लीजिए और उसका या बुक पढ़िए, उसका देखिए कितना समझ में आपको आएगा। विनिमय बाँटो की, अब हम जानते हैं विनिमय का अर्थ होता है कि एक सामान को अदल बदल लेना, मतलब या लेन देन जिसको बोल सकते हैं। तो विनिमय बाँटो, बाँट कहते हैं जिसको जैसे किलो करने कहते हैं, आधा किलो का होता है वजन जो होता है, जिसको तराजू उसमें जो किलो होता है वही चीज़ होता है। जैसे आधा केजी 5 केजी 10 केजी का जो होता है वही विनिमय बाँटो, वही चीज़ है अदल बदला करना। विनिमय बाँटो की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थी। ये बाँट सामान्यतः चल्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे, मतलब ये बाँट पत्थर से बना हुआ था और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान मतलब उस पर मतलब पत्थर से बना था और उसको वह घनाकार जो बाँट होता है कि गोल होता है या घनाकार होता है, यही ना, ऐसे ही ना होता है। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब कि वहाँ का बाँट बना था। और इन बाँट के निचले मानदंड जैसे जो वहाँ का बाँट मिला था जो 1 केजी का ये 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 12,800 तक के थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण भी करते हैं। उसमें दशमलव प्रणाली के लिए भी मतलब पॉइंट में भी जैसे पॉइंट दर्शाने के लिए भी बाँट बना था, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते हैं। मतलब अनुसरण का अर्थ है कि ये हम किसी से सीखना, मतलब वह सीखने को मिलते हैं। छोटे बाँटों का प्रयोग सामान्यतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता है। छोटा बाँट को जो वजन है उसको तो छोटा सामान को तौलने के लिए किया जाता है। धातु से बने तराजू के फलके भी मिले, वहाँ से तराजू भी मिले हैं। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं प्राचीन सत्ता, वहाँ का किस प्रकार का सत्ता हुआ करता था, मतलब वहाँ का किस प्रकार का शासन हुआ करता था, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और कार्यान्वित करने के लिए संकेत मिलते हैं। जो वहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता बड़े बड़े फैसले लेने के लिए और उस पर काम करने के लिए कुछ संकेत वहाँ मिले। जैसे कि मान लीजिए वहाँ का जो घर बना था, मोहनजोदड़ो का जो आवास बना था, जो नाला का निर्माण हुआ था, गृह स्थापना, तो ये पहले से नियोजित किया गया था ना, पहले से नियोजित किया था। उतना बहुत ज़्यादा मजदूरों का लगभग 50 लाख मजदूरों के एक साथ लगाया गया था, तो ये सब नियोजित किया गया था। तो उसको जो मतलब ये सत्ता है, तो उस सत्ता कोई वहाँ कोई शासन था उन्होंने नहीं मतलब उसने ही नहीं करवाया, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे पता चलता है, उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता को ही ले ले। जैसे कि हमने मृदभंड मतलब जो बर्तन आपने देखे थे, मोहरे, बाँटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें तथा जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। ठीक, वहाँ पे सब जगह समान अनुपात में था। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्ती या विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। मतलब वहाँ का जो जम्मू से गुजरात तक जो मकान या कुछ निर्माण हुआ था, तो सब एक तरीके से बना था, एक ईंटे का बना था। इसका ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। जो बात हम बताएं वही चीज़ है। ठीक, उसके बाद आप जानते हैं प्रसाद तथा शासक। प्रसाद का अर्थ होता है कि महल, ठीक, राजा का महल जिसको बोल सकते हैं, तो वही यहाँ पर प्रसाद हुआ खाने वाला, पूजा करने का जो प्रसाद मिलता है वह नहीं, वो प्रसाद होता है। ठीक, और यह वो प्रसाद होता है और ये प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ होता है बड़ा महल अर्थात राजा का महल, जिसको राजभवन कहते हैं, राजमहल कहते हैं, वही चीज़ है। तो वहाँ का जो महल किस प्रकार हुआ करता था, वहाँ का शासक के बारे में जानते हैं। तो सत्ता के केंद्र में, वहाँ के जो सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण मिले, मतलब जो खुदाई हुआ उसे कुछ सबूत मिले। हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। और पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को
विशाल एक मतलब कि जो विशाल भवन मिला था उसको प्रसाद की संज्ञा दी है। वही चीज़ है जो मतलब प्रसाद, जो विशाल भवन को प्रसाद कहते हैं। परंतु इससे संबंध कोई भव्य नहीं मिले हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। पत्थर के पुरोहित मतलब कि मूर्ति भी मिले जिसको पुरोहित राजा के नाम दिया गया है। यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। मतलब मेसोपोटामिया का जो वहाँ का जो लोग रहते थे वह पुरोहित राजाओं से मतलब कि संबंध रखते थे, इसलिए इसका नाम डाला गया। कुछ सबूत मिला सबूत के आधार पर, और यही समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानिक जो अनुष्ठान होता है, जो रीति होता है, जो विधि होता है, उसके प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और ना ही उसे जानने के साधन उपलब्ध हुआ है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे मतलब किया करते थे उनके पास राजनीतिक सत्ता भी हुआ करता था। ये सब कुछ सबूत नहीं मिल पाया है। कुछ पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, मतलब वहाँ हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं हुआ करता था तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, मतलब एक नहीं शासक को। दूसरा पुरातत्वविद मानते हैं वहाँ एक शासक नहीं, वहाँ बहुत सारे शासक हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के आदि अलग अलग के राजा हुआ करते थे। कुछ और तर्क मिला कि वहाँ के जो राजे थे जैसे कि पुरावस्तु उसमें समानताएं भी मतलब कि बहुत देखने को मिली। जो वहाँ की जो बस्ती बनाई गई थी, वहाँ का नियोजित बस्ती बनाया गया था जो ईंटों के आकार में निश्चित रूप से अनुपात में बना था तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने के स्पष्ट मतलब सबूत मिलता। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत मतलब प्रतीत होता है, और क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं है, पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय तथा कार्यान्वित किए जाते हैं। जो वहाँ के जो सबूत मिला था मतलब जो बस्ती बनाई गई थी और वहाँ का जो ईंटा मिला था बहुत ढेर सारे जो एक ही प्रकार का है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा हुआ ही करता था। इस सबसे पता चलता स्पष्ट होता है। ठीक, अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार से अंत हुआ। तो हमने आपको पहला दिन ही बता दिया था हड़प्पा सभ्यता कैसे अंत हुआ। तो ये धीरे धीरे आप मतलब कि एकाएक बाढ़ आ गया या वहाँ बहुत ज़्यादा आग लग गई या कोई शासक उस पर हमला कर दिया, पूरे नष्ट कर दिया गया, या जलजला या अर्थात भूकंप आ गया। ये सब बहुत अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग अपनी अपनी मानता है। वही चीज़ हम इसको मानेंगे, लेकिन कोई अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ हड़प्पा सभ्यता कैसे मतलब उसका अंत किस प्रकार से हुआ और कैसे वहाँ ख़त्म हुआ हड़प्पा सभ्यता। अभी तक कोई इसका सबूत नहीं मिले, सब अपना अपना मानते हैं। ऐसे साक्ष्य मिला जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब कि 1800 ईसा पूर्व में चोलिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं उसको मतलब हड़प्पा स्थान को कुछ मतलब छोड़ दिया गया था 1800 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों की आबादी भी बढ़ने लग गया था वहाँ की। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, मतलब 1900 ईसा पूर्व तक भी वहाँ का कुछ अस्तित्व में रहा। ये सब कैसे पता चलता है वहाँ 1900 मतलब या उत्खनन हुआ है। जो वहाँ उत्खनन हुआ था वह कब उत्खनन हुआ, 1921 से 1925 1927 ये सब के बीच में मतलब कि ये उत्खनन हुआ। पर ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं 1900 या 1800, तो कैसे पता चल जाता है कि हाँ सेम उसी टाइम का था। तो पता मतलब एक कार्बन विधि आपने पढ़ा, सी कार्बन विधि पढ़ा था या सी विधि पढ़ा था, वह इस विधि से पता चलता है। जितना मात्रा अधिक होता है उसे पता लगाया जाता है। आप आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में।
ठीक। कुछ स्थानीय स्थलों की भौतिक संस्कृति में भी बदलाव आया था, जैसे सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तु जैसे बांटो मोड़ तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त भी हो जाना, लेखन, लंबी दूरी, व्यापार तथा शिल्प विशेषता मतलब जो विशेषज्ञता भी थे वह समाप्त हो गई थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए भी थोड़ा ही माल का प्रयोग किया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ था और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा वस्तुओं की इन संस्कृतियों ने एक निर्माण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। ठीक, ये सब धीरे धीरे मतलब सबका विनाश होने लग गया था। जो महल बना था वहाँ का जो ईंटें बन के जो भी चीज़ है वह धीरे धीरे नष्ट होने लग गया था उस समय। तो इससे पता चलता है इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, अनुवर्ती मतलब अनुसरण करने वाला, सीखने वाला। हड़प्पे से ना बहुत चीज़ अभी तक सीखते आ रहे हैं, वह अनुवर्ती संस्कृतियाँ भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो ये सब पता चलता है इनमें। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे अंत हुआ, तो इसमें माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ या वन की कटाई हुआ, अत्यधिक बाढ़ आ गया या नदी का वहाँ सूख गया मतलब पानी नहीं मिला, या मार्ग उसका मतलब कि एकाएक मार्ग बदल गया, या भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित हो गया। इनमें से कुछ कारण भी मतलब कि कुछ वस्तुओं के संदर्भ तो सही लगते हैं, लेकिन परंतु पूरी सभ्यता की पतन की व्याख्या नहीं होते। मतलब कुछ ये सब कारण जो आपने देखे, ये सब सभी कारण से पता चलता है कुछ सबूत तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिल पाते, इसे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लगता है कि वहाँ की जो सुदीर्घ एकीकरण के तत्व जो मिले थे, जैसे हड़प्पा राज्य का अंत हुआ था, मोहरे लिपि तथा विशिष्ट मानके तथा मृद भंडों की लोप हुआ था, मतलब कि मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन इस तरह को बल देता कि उपमहाद्वीपीय को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में शहरों के विकास के लिए सहस्त्राब्दी का अर्थ है यहाँ पे सहस्त्राब्दी, तो यहाँ पे 1000 वर्ष की अवधि को सहस्त्राब्दी भी कहते हैं। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे, उसे अधिक समय लगा था। तो ये सब कुछ बातें वहाँ पर निकल के आई। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसमें लाइक कर ही दीजिए वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब उसके बाद हम इसको हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो एक आक्रमण के अक्षय जो वहाँ के जो आक्रमण हुआ था उसके कुछ सबूत के बारे में पढ़ते हैं। डेलमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से मतलब डेलमैन लेन एक वहाँ की जो रोड है मतलब एरिया है, रोड नहीं सोसाइटी जिसको बोल सकते हैं, या गांव है बोल सकते हैं, या क्या कहते हैं जो वहाँ का है सबसे ज़्यादा उसी के वहाँ पर डेलमैन या लेन जो संकरी है जिनकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक प्रवृत्ति है। वहाँ बिंदु जहाँ यहाँ गली पश्चिम से मुड़ती हुआ 4 फीट की तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग भी मिला, जो कि एक जवान की छाती तथा ऊपरी भाग की हड्डियां भी मिली वहाँ जो कहाँ डेलमैन लेन की संकरी में। ये बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धर पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले। इस गली का नाम इन अवशेषों पर आधारित है, इन अवशेष पर गली का नाम दिया गया। ठीक, तो वहाँ डेलमैन में जो जवान व्यक्ति का जो शरीर सब मिला तो वहाँ पे खोपड़ी सब मिला। ठीक, तो यहाँ पे कुछ सबूत मिले थे वहाँ। उसके बाद 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों की अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्हें मृत्यु से पहले पहने हुए थे। मतलब 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के कुछ सबूत भी मिले। जो व्यक्ति मर गया था, मर जाने के बाद उसके जो श्रृंगार किया जाता है, समाधान जिसको कहते हैं, वह सबूत मिले थे। ठीक, 25 लोगों के एक मिला था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत समय बाद 1947 में REM व्हीलर ने, मतलब जो व्यक्ति है पुरातत्वविद जो जिसको इतिहासकार कहते हैं, बहुत समय बाद 1947 में
एक इतिहासकार थे जो IEM वीरन ने, जो भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर हुआ करता था। उन्होंने पुरातत्वविद साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम जो ग्रंथ मिला वहाँ ऋग्वेद के साक्ष्य के संबंध में स्थापित करने का प्रयास किया, और उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद में पूरे शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है कि प्राचीर। प्राचीर का अर्थ होता है पूर्व या पहले। जो प्राचीर, किला या गढ़, वो अपने लेख में लिखा। ऋग्वेद में कुछ पूर्व, यहाँ पर पूर्व शब्द का अर्थ होता है पूर्व या प्राचीर या किला। ठीक। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा जाता है। ठीक। वहाँ का जो उसमें ऋग्वेद में मिलता है, तो वहाँ पर देवता जो आर्यों के देवता इंद्र है वह पुरंदर या गढ़ विध्वंसक कहा जाता है उसको। ये अब हम जानते हैं ये दुर्ग कहाँ है या थे, दुर्ग कहाँ है और कहाँ थे। हमने इस दुर्ग के बारे में तो पढ़ा था मोहनजोदड़ो के में। पहले यह माना गया कि मिथक मात्र थे, ये मतलब झूठा है उसका। एक मिनट, हाँ। हड़प्पा में हाल में ही हुए उत्खनन से मानो परिदृश्य बदल गया। हड़प्पा में जो उत्खनन हुआ है उसका जो हेरा फेरी बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ, अर्थात उथल पुथल हो गया। बहुत सारे सबूत मिले जिससे अंदाज़ा नहीं लगा क्या क्या वहाँ मिला। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की बहुत विकसित सभ्यता को पाते हैं, जिनमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। वहाँ जो मोहनजोदड़ो बना था तो उस राज्य को ही पूरा किलाबंदी का, जो कि बाहर के लोग उस पर कोई आक्रमण न कर दे, बाहर के लोग उसमें कोई घुस न जाए, उसलिए उसको किलाबंदी भी कर दिया गया था। मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कितना नियोजित इसको बनाया गया था। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गया, जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया हो, उस पर अधिक संभावना इस बात की जानबूझ कर इस पैमाने पर किए गए विनाश से इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता, एकाएक यह मिट जाएगा, यह संयोग नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया था। मतलब कि मोहनजोदड़ो में कुछ सबूत ऐसे भी मिले जहाँ से पता चलता है कि वहाँ के पुरुष को मार डाला, महिलाओं को मार डाला गया था, बच्चों को मारा गया था। जो पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना गया। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 1960 के दशक में एक और इतिहासकार थे जो कि जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो के जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि जो वहाँ उस स्थान पर मिले अस्थि पंजर, जो आदमी के बॉडी से मिला था, शरीर हड्डियाँ से मिला था, अस्थि पंजर एक ही काल में संबंध नहीं थे, वही अलग अलग समय के थे। हालांकि इनमें से दो निश्चित रूप से संहार के सबूत भी मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियाँ जिन संदर्भों से मिली है वे इंगित करती कि अत्यधिक लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है, व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है, चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किले बंद भाग है था अंतिम आत्मरक्षक थे, वे उस पर कोई सबूत नहीं मिले हैं। ठीक। तो जैसा कि हमने उससे पता चलता है कि सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पुनर्वर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। ठीक बात है। जो एकाएक इतना सबूत सब मिला इसे पता नहीं कर पाया। तो ये आज की पार्ट इतना ही पर समाप्त होता है। अगले हम पार्ट में जानेंगे और अगला पार्ट 4 आएगा, उसमें ये पूरा पहला चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। उसके बाद यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर शामिल होकर PDF ले सकते हैं, उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां शामिल हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह सभी चैप्टर पढ़ने के लिए और अच्छे से नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।